है। चलिए देखें अगला संधि हम लोग क्या समझने वाले, ऑन कर दिया। देखिए अगला संधि हम लोग क्या समझने वाले हैं बाबू, व्यंजन संधि। व्यंजन तो आप लोग समझ रहे होंगे, इतना तो समझदार आप लोग हैं। यहाँ देखिए व्यंजन का मतलब होता है क ख ग घ। क्या होता है जी, क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण को कौन वर्ण कहा जाता है, व्यंजन वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए, व्यंजन वर्ण। क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण को क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो कह रहा है कि जब स्वर अथवा व्यंजन के मेल से, है बाबू, स्वर अथवा व्यंजन, व्यंजन वर्ण हो या कौन वर्ण हो, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण हो या स्वर वर्ण हो, लेकिन जो विकार उत्पन्न हो, विकार क्या हो, उत्पन्न हो। विकार उत्पन्न का मतलब होता है नए वर्ण का निर्माण होना, नए वर्ण का क्या होना, निर्माण होना। तो अगर नया वर्ण आपका व्यंजन के रूप में बनेगा, किस रूप में बनेगा, व्यंजन के रूप में बनेगा, तो इस संधि का नाम होगा व्यंजन संधि। अब यहाँ पे कोई भी नया वर्ण अ आ के रूप में नहीं बनेगा, किस रूप में बनेगा बताइए, क से लेकर और ज्ञ के रूप में बनेगा। इस वर्ण को आप क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, व्यंजन वर्ण। तो जब कोई वर्ण आपस में संधि करके विकार क से लेकर ज्ञ अर्थात व्यंजन के रूप में उत्पन्न होगा, तो इस संधि को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि। अच्छा याद रखेंगे ना, व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि होता है ना। उसी तरह से व्यंजन संधि का भेद नहीं होता है। व्यंजन संधि में आपको व्यंजन संधि का नियम पढ़ना है, व्यंजन संधि का क्या समझना, नियम पढ़ना है। व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है, याद रहेगा, व्यंजन संधि का कोई भेद नहीं होता है। यहाँ पे देखेंगे बाबू, कह रहा है कि जैसे सत जमा गति दिया है, सत जमा क्या दिया है, गति दिया है। तो बताइए यहाँ पे सत में त जो है, ये जो त है, ये त को स्वर कहेंगे कि व्यंजन कहेंगे, क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे ना। त क्या है, व्यंजन, क्योंकि क से लेकर ज्ञ तक के वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो त यहाँ पे क्या हो गया, व्यंजन हो गया। अच्छा गति है, क्या है यहाँ, गति। तो गति में ग भी क्या है, व्यंजन, ग भी क्या है, व्यंजन है। इसमें नियम होता है कि अगर प्रथम वर्ण के बाद, किस वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद अगर तृतीय वर्ण हो, तृतीय माने तीसरा, यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण हो, तो बताइए तवर्ग में अगर त वर्ग होगा तो तवर्ग का प्रथम वर्ण क्या होता है, त होता है ना। अच्छा तृतीय वर्ण क ख ग, क ख ग है ना, तृतीय वर्ण क्या है, ग है, क ख ग, तृतीय वर्ण ग है ना। तो जब त है तो त का हमको तृतीय वर्ण लिखना है, त का तीसरा वर्ण लिखना है। बताइए त का तीसरा वर्ण, त थ द। तो आप देखिए त की जगह पे द आ जाएगा, त की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आप, त की जगह पे क्या आ गया, द आ गया। तो कह रहा है अगर प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण हो तो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है, प्रथम वर्ण का क्या हो जाता है, तृतीय। अच्छा प्रथम वर्ण क्या क्या होता है, प्रथम वर्ण क्या क्या होता है, जरा गौर से समझेंगे। प्रथम वर्ण क्या क्या होता है, इस बात को ध्यान से समझेंगे बाबू। वर्ग जो होता है 5 होता है, वर्ग जो होता है 5 होता है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। बताइए क वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, क, च वर्ग का च, ट वर्ग का ट, त वर्ग का त, प वर्ग का। आपको हम बताए थे 5 वर्ग होता है, क्या क्या, क च ट त प, ये 5 वर्ग है, ये 5 क्या है, वर्ग है। अच्छा प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण, 5 वर्ग, जैसे क ख ग घ। इसी तरह से च वर्ग में होगा, ट वर्ग में होगा, त वर्ग में होगा, प वर्ग में होगा। बात समझ में आ रहा है, तो समझिए। कह रहा है कि यदि देखिए क च ट त प ये व्यंजन है कि नहीं है, व्यंजन के बाद कोई स्वर हो, कोई स्वर हो या किसी वर्ग का क्या हो, तीसरा वर्ण। तो बताओ क का तीसरा वर्ण ग, क ख ग, तीसरा वर्ण ग होगा ना। उसी तरह बताइए च का तीसरा वर्ण ज, आ क का तीसरा वर्ण ग, अच्छा ट का तीसरा वर्ण द, आ त का, आ प का ब, ये तीसरा वर्ण हो गया। या चौथा वर्ण हो, तब बताइए ग के बाद क्या आएगा, घ। तो यहाँ पे देखिए या चौथा वर्ण हो तो ग के बाद घ, आ ज के बाद झ, आ ड के बाद ढ, आ द के बाद ध, आ ब के बाद ब, चौथा वर्ण हो गया। या कर अथवा य र ल व, य र ल व, क्या क्या, य र ल व, ये वर्ण हो, ठीक है, में से कोई एक हो, में से कोई एक हो, क्या करेंगे ध्यान से समझिए।
अगर क आएगा तो इसका हम तीसरा वर्ण लिखेंगे तो ग हो जाएगा। उसी तरह बताइए च का तीसरा वर्ण क्या होगा, ज, और ट का तीसरा वर्ण द, और त का तीसरा वर्ण द, और प का तीसरा वर्ण ब। तो अर्थात तीसरा वर्ण आता है। कौन वर्ण आता है? तीसरा वर्ण। क्या नियम कह रहा है? देखिए कह रहा है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण माने क च ट त प, इसके बाद तीसरा वर्ण है, क्या है? तीसरा वर्ण। तो तीसरा वर्ण कैसे लिखेंगे? क पहला वर्ण, ख दूसरा वर्ण, और ग तीसरा वर्ण। तब प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण मतलब क ख ग, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, पांचों वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण रहे। बात समझ रहे हैं ना? चौथा माने जैसे क का घ हो जाएगा ना, क का क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। उसी तरह च का चौथा वर्ण, समझ रहे हैं ना? इस तरह से रहे। अथवा रहे य र ल व, क्या रहे? य र ल व, याद याद य र ल व। इसमें से कोई एक वर्ण रहेगा तो देखिए जैसे यहाँ क है बाबू, क्या है? क। तो पहले ये क संधि करेगा किससे? अ से। क किससे संधि करेगा? अ से। जैसे देखिए ये क है, क संधि कर लेगा किससे? अ से। तो ये बनाएगा पूरा क। इसको पूरा क कहेंगे, इसको आधा क कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? आधा क, और इसको क्या कहेंगे? पूरा क कहेंगे। जब क अ से अलग होगा तो अर्ध वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अर्ध वर्ण। अर्ध माने आधा। अर्ध माने क्या होता है? जैसे आप लोग अर्ध परिमाप पढ़ते हैं ना, तो त्रिभुज का अगर परिमाप निकालेंगे तो ABC होता है, A प्लस B प्लस C होता है, और अर्ध परिमाप निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C बाई 2 हो जाता है। तो अर्ध का मतलब आधा, बाई 2 लगा देंगे तो आधा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो क संधि करेगा किससे? अ से। तो क अ से संधि करेगा तो पूरा क बनाएगा, और हमको क का तीसरा वर्ण लिखना है। तो क का तीसरा वर्ण क्या होता है? ग। तो कहेगा दिक जमा अंबर, दिक जमा अंबर का संधि क्या होगा? तो दिक जमा अंबर का संधि दिगंबर। तो बताइए क का तीसरा वर्ण हमको क्या लिखना है? ग। ग कौन सा वर्ण है? तीसरा। तो प्रत्येक में हमको कौन सा वर्ण लिखना है? जरा बताइए। तीसरा ही वर्ण लिखना है। प्रत्येक का तीसरा वर्ण बता देंगे। तो बाबू बताओ क का तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। ग होगा ना? तो इसमें भी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ क आधा है कि पूरा है? यहाँ आधा क है और यहाँ पूरा ग है। तो याद रखिएगा व्यंजन व्यंजन से संधि नहीं करेगा, ग ग से संधि नहीं करेगा। तो बस आपको जैसे यहाँ आधा क है तो इसका तीसरा वर्ण ग लिखना है, लेकिन आधा ग लिखना है। क्या लिखना है? आधा ग। समझेंगे ध्यान से, ये आधा ग होता है, ठीक है। और इसको जब आप ग में एक आकार लगा देंगे तो ये ग आपका पूरा ग है। तो दिग्गज जब आप लिखिएगा ना, क्या लिखिएगा? दिग्गज। तो बताइए पूरा ग होगा कि आधा ग होगा? देखिए क्वेश्चन पूछ देता है बाबू, ध्यान से समझेंगे। कहेगा कि कौन सा दिग्गज सही है, कौन सा दिग्गज सही है? आप बताइए इस दोनों दिग्गज में, इस दोनों दिग्गज में कौन सही है? नीचे वाला सही है, क्योंकि यहाँ आधा क है इसलिए इसमें आधा ग होगा तो सही होगा। आप पूरा ग लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा लिखना क्या है? प्रथम वर्ण के जगह पर तीसरा वर्ण। तो बताओ बाबू च का तीसरा वर्ण ज। तो देखो यहाँ पे च का क्या हो जाएगा? ज हो जाएगा। क का क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। त का तीसरा वर्ण बताओ? त थ द हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? द। अच्छा ट का बताइए? ट थ ड हो जाएगा, तो यहाँ पे ड लिखना है। अच्छा त का बताइए? त थ द हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अच्छा प का बताओ बाबू? प फ ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ आएगा प्रथम वर्ण, यहाँ क्या आएगा? प्रथम वर्ण। अच्छा प्रथम वर्ण के बाद तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, य र ल व भी हो सकता है। लेकिन जब इसका हम संधि करेंगे तो हमको कौन सा वर्ण लिखना है? तीसरा वर्ण। याद रखिएगा संधि में कौन सा वर्ण लिखना है? तीसरा वर्ण। अब आप बताएंगे दिक जमा अंबर, क का तीसरा वर्ण ग, तो इसका संधि क्या होगा? दिगंबर। अच्छा दिक जमा ग, क का तीसरा वर्ण ग, तो क्या हो जाएगा? दिग। अच जमा अंत, च का तीसरा वर्ण ज, अजंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजंत। अच्छा जगत जमा आनंद, यहाँ ध्यान देंगे त का तीसरा वर्ण लिखना है। तो त का तीसरा वर्ण होते त थ द, यहाँ आकार है बाबू, आकार है ना यहाँ। तो बताओ अ का कोई मात्रा होता है? नहीं होता है, लेकिन आ का तो मात्रा होगा। तो यहाँ पे त का तीसरा वर्ण द लिखना है। तो त का तीसरा वर्ण द हो गया। यहाँ पे आनंद में आ है तो आ का तो मात्रा होता है आकार। तो देखिए द में क्या लगा देंगे? यहाँ पे आकार लिख देंगे तो जगदानंद हो जाएगा। त का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? द। अच्छा सट जमा दर्शन। अब बताइए ट का हमको तीसरा वर्ण लिखना है। ट थ ड, यहाँ देखो यहाँ ड आ गया, यहाँ क्या गया? ड। अच्छा यहाँ आधा ट है तो यहाँ आधा ड है, यहाँ आधा क है तो यहाँ आधा ग है। लेकिन आप बताइए यहाँ पे ज आधा क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ अ संधि कर लिया किससे? च से। तो च अ से संधि करेगा तो पूरा च बनाएगा, तो पूरा च बनाएगा तो पूरा ज लिखना है। अच्छा
यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे त संधि किया अ से, तो पूरा त हो गया, तो पूरा त का पूरा द लिखेंगे, आ का मात्रा क्या हो जाएगा, आकार हो जाएगा। बताओ बाबू, सत है, सत, तो बताओ आधा है कि पूरा है, तो देखो द यहाँ आधा होगा कि पूरा होगा, ये देखो बाबू बताओ, ये पूरा द है कि ये पूरा द है, द में रेफ दे दीजिएगा, रेफ द, इसका मतलब आधा द, ई रेफ होता है, नीचे जो होता है ना, ये क्या होता है, नीचे जो ऐसा र आप लिख देते हैं वो क्या होता है, रेफ होता है। बात समझ में आ रहा है? तो सत जमा बुद्धि, तो का तीसरा वर्ण बताइए, तो का तीसरा वर्ण द, तो इसका संधि विच्छेद होगा क्या, सदबुद्धि, क्या होगा, सदबुद्धि, सत जमा बुद्धि सदबुद्धि। अप जमा ज, प का आधा वर्ण क्या होता है बताइए, ब, ज है तो ज, तो याद रखिएगा। कह रहा है कि यदि वर्गों के प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण है क च ट त प, प्रथम वर्ण के बाद चाहे तीसरा वर्ण हो, चाहे चौथा वर्ण हो, चाहे य र ल व हो, तो जो प्रथम वर्ण है उसी का तीसरा वर्ण लिखते हैं, प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण, तो ई हो गया प्रथम वर्ण, इसका ये हो गया कौन सा वर्ण, कौन सा वर्ण, तीसरा वर्ण। इस संधि का नाम क्या होगा, व्यंजन संधि। क्या नाम होगा बाबू, क्या होगा बताओ, इस रिश्ते का क्या नाम दो, व्यंजन संधि। कहेगा सद्बुद्धि किस संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि। जगदानंद, व्यंजन संधि, कौन संधि, क्या ये स्वर संधि है, नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें जो भी वर्ण बन रहा है या तो ग के रूप में बन रहा है, या तो ज के रूप में बन रहा है, या तो द के रूप में बन रहा है। आप बताइए, अगर कोई संधि करें और उसका नया विकार क से ज्ञ के रूप में हो, तो इस रिश्ते का क्या नाम देंगे, व्यंजन संधि। पहला नियम समझ में आ गया, ये व्यंजन संधि का पहला नियम था, ये व्यंजन संधि का पहला नियम था। अब देखिए दूसरा नियम, अब दूसरा नियम समझेंगे। पहला नियम में कोई दिक्कत है सीखो, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा या य र ल व रहे तो प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है, इस संधि को व्यंजन संधि कहेंगे। ये नया विकार किस रूप में उत्पन्न होगा बाबू, व्यंजन के रूप में होगा, तीसरा वर्ण माने व्यंजन है ना होगा, तीसरा वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे दूसरा नियम क्या कह रहा है, दूसरा नियम क्या कह रहा है इस बात को समझना है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कह रहा है, यदि क च ट त प, बताओ बाबू ये प्रथम वर्ण होगा कि नहीं, ये प्रथम वर्ण है, क च ट त प, प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद न हो या म हो, न हो या म हो, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क प्रथम वर्ण है, ट प्रथम वर्ण है, त प्रथम वर्ण है, और प भी क्या है, प्रथम वर्ण है बाबू। बताओ प्रथम वर्ण है कि नहीं है, कह रहा है इसके बाद चाहे न हो चाहे क्या हो, म हो, न हो या म हो, न हो या क्या हो, म हो। वेरी सिंपल, आप देखिए बहुत आसान है। देखिए न और म बताओ, न और म कितने नंबर पर आएगा, 5 नंबर पे आएगा। देखिए न किस में आएगा, त थ द द में आएगा ना, त थ द ध न, न कितना नंबर पे आएगा, 5। अच्छा म कितना नंबर पे आएगा, प फ ब भ म, कितना नंबर पे आ रहा है, बस जो प्रथम वर्ण होगा उसी का पांचवा वर्ण लिख देना है, जो प्रथम वर्ण होगा उसी का पांचवा, जैसे प्रथम वर्ण अगर क है तो पांचवा वर्ण अंग, च रहेगा तो इ, च रहेगा तो इ, ट रहेगा तो अण, ट रहेगा तो अण, त रहेगा तो न, पख को आता है ना सबको, चलो। अच्छा प रहेगा तो म हो जाएगा। आसान है कि नहीं, प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण लिखना है। बताओ बाबू, क का पांचवा वर्ण बताइए, अंग, क का पांचवा वर्ण अंग, अंग आपको लिखने आता है ना जी, ये अंग है, बोलो ना, तो ये अंग लिखेंगे। बताओ बाबू ट का पांचवा वर्ण क्या, अण, क का अंग, बाबू बताइए ट का पांचवा वर्ण, प का पांचवा वर्ण म। ये कौन नियम है जी, बच्चों वाला नियम है कि नहीं। अगर प्रथम वर्ण के बाद, सुनिए ध्यान से, प्रथम वर्ण माने क च ट त प, पांचवा वर्ण के बाद न हो या म हो, तो न कितना नंबर पे आएगा, 5 नंबर, म कितना नंबर पे, तो जो प्रथम वर्ण आएगा उसी का पांचवा वर्ण लिख देना है। तो बताइए क का पांचवा वर्ण, ट का अण, त का अण, त का न, प का म। अब बताइए बाबू क का पांचवा वर्ण, तो कहेगा वाक जमा मय, इसका संधि क्या होगा, वांगमय। क्या पढ़ेंगे, देखिए अंग को ग पढ़ा जाता है, अंग को क्या पढ़ा जाता है, अंग, अंग ग आ रहा है ना, तो वांगमय पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, वांग। अच्छा सट जमा मास, इसको संड मास पढ़ेंगे, संड मास, ठीक है। जगत जमा नाथ, जगत ज्यादातर एग्जाम में एग्जाम्पल यही आपको पूछता है, ठीक है। जगत जमा नाथ से संधि क्या बनेगा, जगन्नाथ। अब बताओ बाबू ये तो आधा तो है कि पूरा, तो यहाँ न लिखेंगे तो आधा न कि पूरा न, क्वेश्चन पूछेगा
कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जमा नाथ, जगत जमा नाथ से शब्द क्या बनेगा? जगन्नाथ। कहेगा जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद जगत जमा नाथ, और जगन्नाथ का जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है तो व्यंजन संधि। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद न या क्या हो, म हो, तो प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ण। इसके पहले वाला जो नियम पढ़े थे वो था कि यदि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, चाहे य, र, ल, व हो, तो प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण। ध्यान से सुनिए, देखिए दो नियम हम आपको पढ़ाए। पहला नियम था कि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा और चौथा रहे, या य, र, ल, व रहे, तो प्रथम वर्ण का कौन सा वर्ण होगा? तीसरा। प्रथम वर्ण का कौन सा वर्ण? तीसरा। ये पहला नियम था। अच्छा, दूसरा नियम कह रहा है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद न या म हो, न या म कितने नंबर पर आएगा? 5 नंबर पे आएगा। तब प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण लिखना है। तो क का पांचवा वर्ण बताइए? अंग। ट का अड़, त का न, प का म। अब देखिए ये वांग्मय हो गया, संडमास हो गया, जगन्नाथ हो गया, अमय हो गया। ये किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन। अच्छा, ज्यादातर सुनिए, ज्यादातर एग्जाम में एक तो जगन्नाथ पूछता है कि जगन्नाथ की संधि का उदाहरण है तो व्यंजन संधि। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत जमा नाथ, जगत जमा नाथ। अच्छा, ये सबसे ज्यादा ये भी पूछता है, ये सबसे ज्यादा नियम पूछता है। ध्यान से समझिए ये नियम क्या कह रहा है। ये नियम क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा। इसमें कह रहा है कि यदि त वर्ग के बाद, बाबू त वर्ग समझ रहे हैं? तथा दध, तथा दध, तथा दध। सुनिए कौन, देखिए कह रहा है कि यदि त वर्ग के बाद, बोलो ना किसके बाद? यदि त वर्ग के बाद, त वर्ग माने त थ द ध न, क्या क्या? त थ द ध न। कह रहा है कि यदि त वर्ग के बाद, त थ द ध न के बाद, ध्यान दो यहाँ पे, त थ द ध के ना, तुम होश में बैठो, उठा के फेंक देंगे बाहर। त वर्ग क्या होगा? त थ द ध और न। अब देखो बाबू, त वर्ग की बात कह रहा है, च वर्ग हो चाहे ट वर्ग हो, क्या क्या बताइए? च वर्ग चाहे ट वर्ग। तो इसके बाद आ जाएगा च वर्ग, या आ जाएगा ट वर्ग। ये दो वर्ग आएगा बाबू, च वर्ग और ट वर्ग। तो देखिए क्या कह रहा है, त वर्ग के बाद च वर्ग या ट वर्ग हो ना, तो देखिए ये जो त वर्ग है, ये जो त वर्ग है, ये बदल जाएगा च वर्ग में या ट वर्ग में। इसका मतलब समझिए, जहां अगर च आएगा तो डबल च, ये डबल लिखेंगे। डबल माने क्या होता है? 2 बार। कितना बार लिखना है? 2 बार। अगर च आएगा तो 2 बार लिखेंगे। अच्छा, अगर ज आ गया तो क बार ज लिखेंगे? 2 बार। कितना बार? 2 बार। अच्छा, अगर जैसे ज आ गया या ट आ गया, क्या गया? तो ट को भी क्या क बार लिखना है? 2 बार। ये आधा ट हो जाएगा, आधा ट हो जाएगा ना जी। अरे ट के नीचे ये रेफ दे देंगे तो आधा ट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा बाबू बताओ, ड है, क्या है? ड। तो ड आएगा ना तो ये 2 बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 2। अच्छा, द आ जाएगा, द, तो क बार द लिखना है? 2 बार लिखना है। कितना बार लिखना है? 2 बार। अच्छा, न आ जाएगा तो न कितना बार लिखना है? 2 बार। अच्छा, जैसे ल आ जाए, क्या जाए? ल, तो ल कितना बार लिखना है? 2 बार। कितना बार लिखना है? 2 बार। अब एक बात याद रखिएगा, कह रहा है कि च रहे, ज रहे, ट रहे, ड रहे, द रहे और क्या रहे? न रहे या क्या रहे? ल रहे। तो ये जितना वर्ण आप देख रहे हैं ना, च आएगा तो डबल च लिखना है, ज आएगा तो डबल ज लिखना है, ट आएगा तो डबल ट लिखना है, ड आएगा तो डबल ड लिखना है, द आएगा तो डबल द, और न आएगा तो सबको डबलिया देना है। डबलियाना का मतलब 2 बार लिख देना, दोहरा देंगे। क्या कर देंगे? दोहरा देंगे। दोहराना समझते हैं ना? सुनो बाबू, देखो कैसे क्या होगा, समझना है ध्यान से। इधर जो आएगा, इधर जो आएगा सब त वर्ग आएगा, त या द आएगा। देखो क्या कह रहा है कि यदि त या द के बाद, किसके बाद बाबू? तो त या द में, द भी तो त वर्ग का ही होगा, त थ द, त वर्ग हो गया कि नहीं? तो त वर्ग में ही ना द आएगा बाबू, त वर्ग में ही क्या आएगा? द है। तो कह रहा है त या द के बाद, किसके बाद? त या द के बाद। ठीक है, कोई व्यंजन वर्ण, व्यंजन अक्षर हो, व्यंजन क्या हो? अक्षर। तो व्यंजन अक्षर में क्या क्या आएगा? पहला च या ज, तो च या ज च वर्ग हो गया, हो गया। अच्छा, ट वर्ग, ट वर्ग माने ट थ ड, ट वर्ग हो गया। त वर्ग भी आ सकता है, त थ द ध
न, एक लॉ आएगा, एक क्या आएगा लॉ, तो क्या क्या आएगा चवर्ग टवर्ग और तवर्ग, एक क्या आएगा बाबू लॉ आएगा। जो भी इसके बाद आएगा उसको कितने बार लिखना है 2 बार। तो देखो यहाँ त के बाद क्या आ रहा है च, तो च को कितने बार लिखना है तो उत जमा चारण शब्द क्या बनेगा उच्चारण, च का 2 बार लिखना है, यानी इसमें एक और च क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। यहाँ पे च है तो एक और च क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कहेगा उत जमा चारण क्या बनेगा उच्चारण। उच्चारण कौन सा बताइए, कौन सा संधि होगा व्यंजन संधि। उच्चारण कौन संधि व्यंजन से। अच्छा कहेगा शरद जमा चंद, शरद जमा चंद। अच्छा बाद वाले का द्वितीय होगा कि पहले वाले का, बाद वाले का, तो चंद्र में जो च है उसका 2 बार च हो जाएगा। अच्छा सबसे ज्यादा एग्जाम्पल पूछता है सज्जन है, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल सज्जन और क्या पूछता है उच्चारण, सज्जन और उच्चारण, और एक पूछता है जगन्नाथ और उज्जवल है। ये 2 ये आपके एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा एग्जाम्पल यही आपको पूछा है। बात समझ में आया, यही सबसे ज्यादा आपको एग्जाम्पल में पूछा है। 4 ये समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पूछेगा उत जमा चारण का संधि क्या होगा उच्चारण, कहेगा उच्चारण जो है किस संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि। इसका नियम क्या होता है कि यदि तवर्ग के बाद, तवर्ग माने तथा दद, तवर्ग के बाद चवर्ग हो, ठीक है तवर्ग हो या क्या हो तवर्ग हो, ये तीनों वर्ग आएगा तो बाद वाले का, पहले वाले का नहीं, बाद वाले का द्वितीय वर्ण लिखेंगे। द्वितीय वर्ण का मतलब उसको 2 बार लिखना है, जिसमें 2 बार जब लिखेंगे तो जो पहला वर्ण होगा वो आधा होगा, पहला वर्ण जो होगा वो क्या होगा आधा होगा, प्रत्येक का आधा लिखेंगे और दूसरा का पूरा लिखेंगे। दूसरा का क्या लिखेंगे पूरा। तो बताइए उत जमा चारण क्या बनेगा उच्चारण। अच्छा सत जमा जन सज्जन, सत जमा जन को क्या कहेंगे सज्जन, जिसको आप जेंटलमैन कहते हैं। क्या कहते हैं जेंटलमैन। जेंटलमैन का अर्थ क्या होता है सज्जन व्यक्ति, क्या होता है सज्जन। तो कहेगा सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है सत जमा जन, जन जन माने होता है लोग और सत माने सत्य, ऐसे लोग जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं सज्जन कहते हैं, सज्जन जेंटलमैन है। जगत जमा नाथ क्या होगा जगन्नाथ। उत जमा ज्वल क्या हो सॉरी उत जमा लाश क्या होगा उल्लास, उत जमा लाश क्या होगा उल्लास होगा, याद रखिएगा उत जमा लाश उल्लास होगा। यहाँ पे बताइए लॉ है बाबू, लॉ है, या आपको पूछ देता है उत जमा ज्वल, उत जमा ज्वल, बताइए ये जौ है बाबू, इसमें जौ आ रहा है कि नहीं आ रहा है जौ आ रहा है ना जी। तो उत जमा ज्वल जो है ना इसको जब लिखिएगा तो ये उज्जवल हो जाएगा, क्या हो जाएगा उज्जवल हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा उज्जवल एक ऐसा शब्द है ना, उज्जवल एक ऐसा शब्द है जो आपको शुद्ध वर्तनी शब्द में भी पूछेगा। शुद्ध वर्तनी शब्द, शुद्ध वर्तनी शब्द किसे कहेगा मतलब जो देखने में आपको सही लगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अच्छा उज्जवल कई तरह से लिखा जाता है, जैसे पहला उज्जवल आप ऐसे उज्जवल लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा उज्जवल आप ऐसे उज्जवल लिख सकते हैं, अच्छा तीसरा उज्जवल आप ऐसे उज्जवल लिख सकते हैं, अच्छा चौथा उज्जवल आप ऐसे उज्जवल लिख सकते हैं। कहेगा निम्नलिखित में कौन सही है। अब आपको 4 ऑप्शन दिया ए बी सी डी, ए बी सी डी, अब बताइए इसमें कौन सही है, कौन सही है डी नंबर सही है। अच्छा देखने में तो सब उज्जवल सही है लग रहा है, सबको उज्जवल ही पढ़ेंगे, लेकिन क्या ये सब सही है नहीं। अच्छा बड़ी बड़ी एग्जाम में पूछ देता है उज्जवल कैसे लिखते हैं, उज्जवल कैसे लिखते हैं, या पूछता है श्रृंगार कैसे लिखते हैं हाथ से, वेरी गुड। कहेगा श्रृंगार कैसे लिखते हैं तो सबसे अच्छा जवाब है हाथ से, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपको देगा कि आपको 4 ऑप्शन हमने दिया है, 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन श्रृंगार, ठीक है, दूसरा श्रृंगार, तीसरा श्रृंगार, चौथा श्रृंगार। कहेगा कौन सा सही है, क्या है ए की डी, कौन ए कह रहा है कौन, ए क्या है गलत है, ए क्या है गलत, सही आपका क्या होगा डी सही होगा। श्रृंगार है, सुनिए इसमें डबल र लिखिएगा ना, एक तो र यहाँ लिखा है और एक र यहाँ लिखा है, डबल र नहीं होता है श्रृंगार में। बात समझ रहे हैं ना। बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों से अगर आप श्रृंगार लिखवाइएगा तो मैक्सिमम लोग श्रृंगार ऐसे लिखेंगे, जो कि क्या है गलत है। श्रृंगार लिखने का तरीका क्या है ये, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं
शुद्ध वर्तनी शब्द। क्या कहते हैं? शुद्ध वर्तनी शब्द। तो उज्जवल पूछ देता है कि उज्जवल कैसे लिखा जाता है। तो उज्जवल कैसे लिखा जाता है? आधा ज, पूरा ज और ल। कहेगा उल्लास कैसे लिखा जाता है? आधा ल, पूरा ल और ल में क्या आकार? उत जमा लास। बताइए क्या होगा? उल्लास। बताइए उत जमा चारण, उच्चारण। कौन संधि होगा? व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। कोई दिक्कत आपको? कितना नियम पढ़े हम लोग? 3, 5 गो पढ़ लिया। कौ नियम पढ़े? 3 गो। पहला नियम कि अगर कह रहे कि प्रथम वर्ण के बाद तीसरा, चौथा या य, र, ल रहे तो पहला वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। पहला नियम था। दूसरा नियम था कि अगर सुनिए प्रथम वर्ण के बाद न या म हो, न या क्या हो? म हो, तो पहला वर्ण का पांचवा वर्ण हो जाता है। मतलब अंग, इय, अण, न और म हो जाता है। यही ना? अच्छा, तीसरा नियम हम लोग पढ़े। तीसरा नियम क्या है कि यदि तवर्ग के बाद माने त या द के बाद, त या द के बाद कह रहा है कि चवर्ग हो, टवर्ग हो, ठीक है, तवर्ग हो या ल हो, या क्या हो? ल हो। देखिए ध्यान से समझिएगा। पहला कह रहा है कि चवर्ग हो माने च और ज हो, टवर्ग हो माने ट या ड हो, तवर्ग हो द या न हो, या क्या हो बाबू? ल हो। तो जो बाद वाला वर्ण आएगा उसको हम लोग कितने बार लिखेंगे? 2 बार। यानी यहाँ पे देखिए बाद वाला वर्ण क्या है। जैसे देखियो इसमें बाद वाला वर्ण क्या है? च। तो यहाँ च को कितने बार लिखना है? द। अच्छा, यहाँ बाद वाला वर्ण च, तो इसको कितना बार लिखना है? अच्छा, यहाँ ज है बाद वाला वर्ण, तो कितने बार लिखना है? यहाँ पे क्या है? ज, कितने बार लिखना है? यहाँ क्या है? ट, कितना बार लिखना है? यहाँ क्या है? द, कितना बार लिखना है? यहाँ पे क्या है? द, कितना बार लिखना है? द। यहाँ पे क्या है? न, क बार लिखना है? न। देखिए डबल न है। यहाँ पे क्या है? ल, कितना बार लिखना है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये कौन सा नियम हो गया? तीसरा। तीसरा नियम। श्रृंगार लिख लेंगे आप लोग। श्रृंगार अगर आप ऊपर वाले के जैसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए अगला क्या कह रहा है। अगला क्या कह रहा है बाबू? ध्यान से समझेंगे। अगला क्या कह रहा है? नियम। ध्यान से समझेंगे। कह रहा है यदि त या द के बाद, किसके बाद बाबू? त या द के बाद, त या द के बाद। ध्यान से समझिए। कह रहा है, सुन रहा है न तू? देखिए यहाँ पे, देखिए क्या, देखिए देखेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है तो या दो के बाद, किसके बाद बाबू? तो या दो के बाद। ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे तो आपको दिख रहा है तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कह रहा है कि तो या दो के बाद च हो बाबू। तो या दो के बाद क्या हो? देखिए तो या दो के बाद स हो। तो या दो के बाद क्या हो? स। कौन सा स है ये बताओ? तालाब्य स। कितने तरह का स? 3। पहला स, दूसरा स, तीसरा स, द्वंद स। तो कहेगा जब तो रहेगा तो या क्या रहेगा? दो रहेगा। तो रहे या दो रहे तो या दो का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। तो या दो का क्या हो जाएगा? बोलो। तो या दो का क्या होगा? च हो जाएगा। कह रहा है कि तो हो या दो हो तो इसका हो जाएगा च। क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। सुनो बाबू, और जो स होगा स का क्या हो जाएगा? स का क्या हो जाएगा? छ। स का क्या हो जाएगा? छ। ध्यान से समझिए। देखो बाबू क्या कह रहा है। तो या दो रहेगा ना, तो या दो रहेगा तो इसका होगा च। तो या दो रहेगा तो इसका क्या होगा? च। अच्छा याद रखिएगा, आधा तो और आधा दो, तो ये क्या हो जाएगा? आधा च है। क्या ध्यान दो। अगर यहाँ पे तालाब्य स रहेगा, क्या रहेगा? तालाब्य, तो तालाब्य स का हो जाएगा छ। तालाब्य स का क्या हो जाएगा? स। छ हो जाएगा। ये कौन सा है? तालाब्य स। तालाब्य स का क्या हो जाएगा? छ। यहाँ पे ध्यान दो। देखिए उत जमा क्या है? शिष्ट। उत जमा शिष्ट है तो उ तो उ लिखेंगे। देखिए स का क्या लिखना है बाबू? स का क्या लिखना है? छ। और तो का क्या लिखना है? तो का च। उसी तरह देखिए सत जमा शास्त्र है। देखिए तो बताओ स का क्या लिखना है? छ। छ लिखना है। ठीक है। अब बताओ बाबू तो का क्या लिखना है? च। तो का क्या लिखना है? च लिखना है। तो याद रखिएगा, कह रहा है कि देखिए च जो है ना, यहाँ पे देखिए स का लिखना है। देखिए स का क्या लिखना है? छ। स का क्या लिखना है? छ। और च का क्या लिखना है? तो का क्या लिखना है? च। तो का च और स का छ। बताओ तो का क्या लिखना है? च। अब बताइए स का क्या लिखना है? छ लिखना है। बताइए च और छ अगर है बाबू, स्वर है कि व्यंजन है?
स्वर है कि व्यंजन है? तो इस संधि को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसको सेव करो।